अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपकी खिदमत में आपका फिजिक्स टीचर सलीम अब्बास हाजिर है। सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा, एक बात तो आपने हमेशा ज़हन में रखनी होगी कि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ उसके पिछले टॉपिक का बहुत ज्यादा रिलेशन होता है, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ चीजें पिछले टॉपिक की जरूर समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप जरा याद करें कि पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक समझाया था कि अगर कोई एक चार्ज के करीब कोई दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है तो उस चार्ज के गिर्द कोई ना कोई फील्ड होता है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। जिस तरह के मैसेज का एक फील्ड होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, इसी तरह से मैग्नेट का एक फील्ड होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने समझना ये है कि इसको पढ़ने की क्यों जरूरत है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक कंप्लीटली समझने के लिए तीन चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस, कि क्या किसी जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं है, इसके मुतालिक समझना जरूरी होता है। दूसरी चीज हमें उस फील्ड की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि मीन के जिस जगह पे फील्ड मौजूद है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी कितनी है। और थर्ड वन हमें चीज को समझने की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होता है, इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इट मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक कंप्लीटली स्टडी करने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस, सेकंड मैग्नीट्यूड और थर्ड वन जो है वो उसकी डायरेक्शन है। तो इसलिए हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मेथड बताए थे। एक मैंने बताया था क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक इमेजिनरी फील्ड होता है, मीन के हमें नजर तो नहीं आ रहा होता, इसलिए अगर हमने उसको पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए समझना है तो हमें किसी न किसी जगह पे ड्रा करना पड़ेगा। तो ड्रा करने के लिए मैंने दो मेथड आपको समझाए थे। एक मैंने एक सर्कल फील्ड बनाया था इस टाइप का, और एक मैंने आप लोगों को डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए ये दो मेथड पिछली क्लास में मैंने पढ़ाए थे। आज मैंने उसी के साथ एक और मेथड भी बनाया हुआ है, ये जो फील्ड लाइंस की फॉर्म में बनाया हुआ है। इन्हीं चीजों की बुनियाद पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती है, फिर उसके बाद हम इसके आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो तीनों मेथड्स हैं इन तीनों मेथड का थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा मेथड इनमें से ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले ये सर्कल फील्ड देखें। अब बेटा ये जो सर्कल फील्ड है ये आपको क्या बता सकते हैं। देखिए सपोज मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज के गिर्द मैंने ये एक सर्कल की फॉर्म में ये उसके गिर्द एक बाउंड्री बना दी है। क्योंकि वैसे तो हमारा जो फील्ड होता है वो एक अनलिमिटेड होता है, लेकिन हम जिस सरफेस पे भी बनाएंगे वो एक लिमिटेड बाउंड्री होती है, तो मीन मैंने यहां तक उसका ये फील्ड बना दिया। अब ये जो फील्ड है ये वाला सर्कल जो है ये आपको इसकी प्रेजेंस को बता रहा है, मीन के ये हमारा जो चार्ज है इस चार्ज के गिर्द यहां तक ये सारा उसका फील्ड मौजूद है। मीन इस फील्ड के अंदर यहाँ पे कोई भी दूसरा चार्ज ले आएंगे तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल फील्ड है ये हमें इसकी प्रेजेंस बता सकता है। तो मैं ये कुछ चीजें यहाँ पे टिक कर लेता हूँ कि मीन मेरा जो सर्कल फील्ड होता है ये हमें किसी भी चार्ज के गिर्द फील्ड की प्रेजेंस बता देता है, यानी मौजूदगी बता सकता है। ठीक है कि फिर दूसरी चीज क्या कि ये वाला फील्ड हमें उसकी स्ट्रेंथ बता सकता है या नहीं बता सकता। तो देखिए बेटा अब स्ट्रेंथ के लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे यानी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक चार्ज यानी एक टेस्ट चार्ज अगर ले तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इट मीन ये तो क्योंकि बिल्कुल मैंने ब्लैक सरफेस बनाई हुई है तो यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं चल सकता कि यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसकी जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो कितनी है। इट मीन ये जो हमारा सर्कल फील्ड है ये हमें प्रेजेंस तो बता सकता है लेकिन ये हमें फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी वजाहत नहीं कर सकता। थर्ड वन चीज क्या है, डायरेक्शन। अब क्योंकि हमारा जो फील्ड होता है ये एक वेक्टर होता है, इसके लिए यहाँ पे हमें भी डायरेक्शन के बारे में भी कोई नहीं पता चल रहा, मीन के ये आउटवर्ड है इनवर्ड है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो भी हमें सर्कल फील्ड नहीं बता सकता। तो अगर आपको एक एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज के बारे में कोई पूछा जाए कि सर्कल फील्ड जो है वो आपको क्या क्या मालूमात दे सकता है, तो सर्कल फील्ड सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेजेंस बता सकता है। इसके अलावा जो सर्कल फील्ड होता है वो ना तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेंथ बता सकता है और ना ही हमें उसकी डायरेक्शन के मुताबिक कुछ बता सकता है।
तो इसके मुताबिक अगर हम एक दूसरा जो मेथड पढ़ा था डार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, डार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने आपको कहा था कि सर्कल में तो हमें सर्कल बनाना है, लेकिन डार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपने उस चार्ज के गिर्द एक मुख्तलिफ यानी कि डार्ट्स बना लेने, और ये जो डार्ट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डार्ट की डेंसिटी होती है वो आपको स्ट्रेंथ बताती है। सबसे पहले अगर इस चार्ज को देखें, इस चार्ज के गिर्द ये मैंने डार्ट्स बनाए हुए, अब ये डार्ट्स आपको प्रेजेंस को बता रहे हैं, मीन के ये डार्ट्स बताते हैं कि यहाँ पे जहां जहां तक ये डार्ट्स मौजूद है, इट मीन वहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो हमें ये भी पता चल गया, भी ठीक है, ये भी हमें प्रेजेंस बता देता है। लेकिन स्ट्रेंथ जो हमें सर्कल फील्ड ने नहीं बताई थी, क्या वो ये हमें बता सकता है? तो नहीं बता सकता बेटा। डार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने आपको यही कहा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डार्ट डेंसिटी होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही होती है। मीन कि अगर आप इस करीब करीब देखें तो डार्ट डेंसिटी ज्यादा है। जब डार्ट डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप जो दूर जाए तो डार्ट डेंसिटी कम हो रही है। अब जब डार्ट डेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ये हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ के मुतालिक भी बता देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मेथड जो है ये सर्कल फील्ड से थोड़ा सा बेहतर है। क्यों? क्योंकि सर्कल फील्ड हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताता था? सर्कल फील्ड हमें सिर्फ प्रेजेंस बताता था, बाकी ना तो स्ट्रेंथ ना डायरेक्शन। लेकिन ये हमें प्रेजेंस के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बता रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जो, क्योंकि बेटा जो डार्ट्स होते हैं डार्ट्स हमेशा डायरेक्शन लेस होते हैं, डायरेक्शन तो डार्ट्स की होती कोई नहीं, इसलिए भी यहाँ पे जो डार्ट्स है डार्ट्स से हम डायरेक्शन के मुताबिक कुछ भी हम मालूमात नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमें डायरेक्शन के हवाले से कुछ भी मालूमात प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये तो दो पिछले मेथड थे, इसमें हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस में क्या लिख सकते हैं कि जो डार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ये हमें प्रेजेंस भी बता सकता है, स्ट्रेंथ भी बता सकता है, लेकिन हमें ये भी डायरेक्शन के मुतालिक कुछ भी मालूमात देने से कासिर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई बिल्कुल प्रोमिनेंट यानी बिल्कुल बेहतरीन मेथड ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो है फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक सपोज पॉजिटिव चार्ज है और इसके गिर्द मैंने ये सारी कोई लाइंस बनाई हुई है। बेटा ये जो लाइंस की प्रेजेंस होती है यानी ये लाइंस भी आपको फील्ड की प्रेजेंस बता रही होती है। अगर किसी चार्ज के गिर्द ये लाइंस बनी हुई है तो ये लाइंस आपको ये बता रही है कि इस चार्ज के गिर्द हमारा फील्ड मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है ये हमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताता है। नेक्स्ट अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को देखें तो बेटा जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब अगर आप लाइंस के मुताबिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, सपोज मैं इस पॉइंट के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं या इस पॉइंट पे, तो जो अगर आप इस चार्ज के करीब देखेंगे तो करीब करीब ये जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के करीब होती हैं। लेकिन जो आप इस चार्ज से दूर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये वहां से एक दूसरे से दूर होती जाती है। तो बेटा ये जो लाइंस है अगर दो लाइंस किसी पॉइंट पे एक दूसरे के करीब है तो वो यहाँ पे ये बता रही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा स्ट्रांग होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। लेकिन जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होगी वो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है ये हमें प्रेजेंस भी बताता है, सेकंड नंबर पे ये हमें स्ट्रेंथ भी बताता है, क्योंकि जहां पे भी ये लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहां पे स्ट्रेंथ जो है वो सॉरी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होगी, और जहां पे एक दूसरे से दूर होंगी वो फील्ड वहां पे वीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन है वो है डायरेक्शन। अब बेटा ये जो हमारा फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है इसमें अगर देखें तो मैंने इनके ऊपर कुछ एरो के साइन लगाए हुए हैं। ये एरो साइन दरअसल आपको एक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर है और यहाँ पे मैंने अगर आउटवर्ड बनाए हुए हैं, कुछ केसेस में ये आउटवर्ड होगा कुछ में इनवर्ड होगा, तो मैंने किसी एक स्पेशल केस को यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सपोज मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर ये एरो की जो डायरेक्शन है ये दरअसल आपको फील्ड की डायरेक्शन बता रही होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये हमें तीनों लिहाज से प्रेजेंस, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन हर हवाले से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस फील्ड लाइंस में हमने उन दोनों मेथड से ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हमें डायरेक्शन भी बता रहा है, ये हमें प्रेजेंस भी बता रहा है और ये हमें स्ट्रेंथ भी बता रहा है।
तो फील्ड लाइंस को दरअसल बेटा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट समझे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये तो बताती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल होती क्या है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ जिनको आपने लिखना है बेटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है। आपकी बुक का जो टॉपिक है उसके फर्स्ट पेज पे जो चीज मेंशन है उसी को मैं यहाँ कोट करने लगा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट्स आपको ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताती है। मीन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक इमेजिनरी होता है, मीन वो कोई हमें नजर तो आ नहीं रहा होता, लेकिन जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे तो आप इसको फिर देख सकेंगे, यानी बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे इस तरह से मौजूद है, स्ट्रांग है, वीक है, या उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी सबसे पहले जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो आपको क्या बता सकते हैं जी, इट गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, यूं समझ लें। नेक्स्ट आपके पास बेटा इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक वाले लिखी होगी वो कहता है कि ये आपके पास एक मैप है, वाकई एक मैप है जो हमें क्या बता रहा है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट प्रेजेंस, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकते हैं जी कि इट इज डिफाइंड एज द मैप, यानी एक मैप है प्रोवाइडिंग, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है जी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी, प्रेजेंस, इंटेंसिटी मीन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन के हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक मैप है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट आपके पास इसके रिलेटेड जो कुछ समझने वाली चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आता रहता है इसके रिलेटेड, वो ये आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये किसने प्रोवाइड किया था। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये प्रोवाइड किया था माइकल फैराडे ने। किसने बेटा, माइकल फैराडे ने। दिस कॉन्सेप्ट वाज proposed by माइकल फैराडे। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि ये आप लोगों ने याद रखना है। दिस कॉन्सेप्ट वाज proposed by माइकल फैराडे। अब नेक्स्ट इसके रिलेटेड आपने कुछ चीजें याद रखनी है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये किसी भी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताती ही है, लेकिन ये किस तरह से बताएंगी। याद रखें बेटा कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर आप यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक काफी मिकदार मौजूद है। अब मैंने आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा होगी तो उसका मतलब होगा कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन इसी के मुकाबले में मैं अगर एक बार फिर लेता हूं तो वो आपके पास सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम है। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे फील्ड वीक होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वीक है? उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप एक यूनिट एरिया ले लें, मतलब जिसका एरिया जो है वो 1 मुरबा मीटर, उसे आप इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किसी एक पॉइंट के ऊपर रख दें। अब सपोज आप इस पॉइंट पर रखते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि इसमें से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास करने वाली जो लाइंस है वो ज्यादा होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसी यूनिट एरिया को मैं किसी एक और पॉइंट पे ले जाता हूँ ऊपर। अब जब मैं इसको उस पॉइंट पे ले जाता हूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप देखें कि उसमें से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद है वो कम है।
अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो किसी यूनिट एरिया में से पास कर रही होती है वो ये बताती है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। अगर लाइनों की तादाद ज्यादा पास करेगी तो इसका मतलब होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, और अगर आपके पास किसी पॉइंट पे यूनिट एरिया में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होगी तो वो शो करेगी कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। ये वाली बात आपकी बुक में दी हुई है तो इसी को मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any area passing through a unit area कि किसी भी यूनिट एरिया में से एट एनी पॉइंट पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद होगी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन कि आपने जब भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने क्या करना है बेटा, वहां पे यूनिट एरिया में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद निकाले, उसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारा जो फील्ड है वो वहां पे स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ये बात आपकी बुक में हाईलाइट करके दी हुई है, इसको समझ लेंगे। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसे लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। अब लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे कहते हैं वो जरा सुने, एग्जांपल ले लें उसकी कि सपोज मैं आपके सामने ये एक फील्ड लाइन बनाता हूं। इस फील्ड लाइन में देखिए आप, मैंने एक एरो बनाया हुआ है और ये एरो दरअसल क्या शो कर रही है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा भाई ये फील्ड यानी ये एरो क्या चीज है। बेटा अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेके आ जाते हैं और उसे किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में रखते हैं, अब ये टेस्ट चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अमल करेगी। सपोज अगर इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स अमल कर रही है तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं और टेस्ट चार्ज पर जब फोर्स लगती है और अगर हमारा टेस्ट चार्ज फ्री टू मूव है तो बिल्कुल ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या शो करती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। फील्ड लाइंस आल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्यों? क्योंकि बेटा ये एज इट शोज the motion of path of a test charge, free test charge के क्योंकि ये बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इन्हीं लाइंस की ही डायरेक्शन में हमारा फ्री टेस्ट चार्ज मूव करता है। इट मीन आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कि दीज लाइंस आर द पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ फ्री टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये दो टर्में आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको अच्छी तरह याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट के ऊपर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो हमेशा उस पॉइंट के ऊपर उस यूनिट एरिया में से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद होती है। तो ये तो बेटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मुताबिक मैंने समझाया कि सर्कल फील्ड, डॉट डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड और फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंस है, मीन कि किसको किस पर किस तरह से एडवांटेज हासिल है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा ये एक मैप है जो हमें बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड प्रेजेंस। इसके अलावा ये जो कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे ने प्रोवाइड किया। दूसरा ये जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ यूनिट लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया और फील्ड लाइंस आल्सो कॉल्ड
लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्यों? क्योंकि दिस शोज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फ्री टेस्ट चार्ज। इसके बाद बेटा हमारा जो इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट केसेस में आपने ये फील्ड लाइंस किस तरह से डिराइव करनी है। चार मेजर केसेस हैं जो हम आपको यहाँ पे मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। अगर टू सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, और अगर टू अपोजिट चार्जेस हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। चलते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बेटा हमारे पास ये कुछ केसेस हैं, मैंने आपके सामने बना के लिख दिए हैं ताकि इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मीन कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड का मतलब है कि उसके पास कोई और भी ऐसा चार्ज नहीं है जो इसको डिस्टर्ब करे। तो हमने समझना ये कि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी। तो बेटा इस एग्जांपल को थोड़ा इमेजिन करें कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। अब हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। अब जिसकी वजह से हमारा ये जो पॉइंट चार्ज है रिपल्शन की फोर्स लगाएगा और हमारा जो टेस्ट चार्ज है ये इससे हमें मूव करेगा। अब जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। अब अगर इसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के करीब मैं इस टेस्ट चार्ज को किसी और पॉइंट पर रखता हूं, जब इस पॉइंट पर रखूंगा तो वहां पे भी मैं यही बात देखूंगा कि ये उसे रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो वही टेस्ट चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करेगा। अब इस डायरेक्शन में ये इसकी फील्ड लाइन बनेगी। अब अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसी पॉइंट चार्ज के गिर्द तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं पॉइंट टेस्ट चार्जेस रख देता हूं। अब जब ये टेस्ट चार्जेस रखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये सारे चार्जेस उस पॉइंट चार्ज से रिपेल होंगे, और रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, और उन्हीं लाइंस को मैंने आपके सामने यहां पे ड्रा किया हुआ है सिमिलर। अब बेटा ये जो लाइंस है ये आप लोगों ने बनाई। अब इससे हमने देखना है कि इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की। सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो हमारे पास लाइंस है ये अवे फ्रॉम, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज अवे मूव करता है पॉइंट चार्ज से, तो इसलिए मैं लिख दिया है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये रेडियली आउटवर्ड होती है। दूसरे नंबर पे आप देखें तो क्योंकि हमारा ये सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्योंकि हमारी फोर्स एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है तो ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसलिए ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। अब जब ये स्ट्रेट लाइंस होंगी तो हमें पता है कि ये जो लाइंस होती हैं ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज होती है, तो इसलिए हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होगा वो भी स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा। इसके बाद बेटा हम लोगों ने इसकी एक और प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये करीब करीब इस टेस्ट पॉइंट चार्ज के करीब करीब जो है ये दूसरे के बिल्कुल करीब है, लेकिन अगर आप इससे दूर देखें तो ये एक दूसरे से दूर हो रही है। अब अगर आप एक यूनिट एरिया को इस पॉइंट चार्ज के करीब रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी, और अगर आप उसको दूर रखेंगे तो कम पास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो करीब करीब ज्यादा होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये था हमारे पास। लेकिन बेटा इस सारे केस में आपने एक बात याद रखनी, क्योंकि ये मैंने एक प्लेन के ऊपर बनाई हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने में आपको टू डायमेंशनल नजर आ रही, लेकिन हमेशा ये जो फील्ड होता है ये पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमेशा 3D होता है, और 3D में हमारे इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसको आपने हमेशा ज़हन में रखना होगा कि ये जो हमारी लाइंस होंगी ये हमेशा 3 डायमेंशनल होती है। नेक्स्ट आपके पास जो केस आता है वो है कि ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। मीन कि अगर हम इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो बेटा जब आप एक नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो उसकी एग्जांपल पे अगर आप गौर करें, लेट के हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज के गिर्द मैं एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं।
अब हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्शन की वजह से आप देखेंगे कि हमारा जो चार्ज होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसकी बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। अब अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसको किसी और पॉइंट पे रखूंगा तो भी सेम फिनोमेना होगा। अब बेटा अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसी नेगेटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द मैं हर पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस रख देता हूं, अब ये सारे नेगेटिव चार्जेस हमारे इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने आपके सामने ये ड्रा किया होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या बनेगी? अब इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि ये देखें, क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस वजह से जो टेस्ट चार्ज होगा वो इनवर्ड मूव करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होती है वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है। अब दूसरी चीज, क्योंकि ये भी सिंगल चार्ज है तो इसकी वजह से हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो सीधी लाइन में मूव करेगा, तो हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज ये हमेशा स्ट्रेट लाइंस होती हैं। दूसरी चीज, अब क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो सेम उसी तरह से हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो भी स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात पहले से बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये दरअसल पाथ ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज को शो करती है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बनेगी ये स्ट्रेट है तो इसलिए पाथ ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज भी स्ट्रेट बनेगा। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह का काम है जो इसमें हुआ था। अब अगर यहाँ पे देखें, अगर आप एक यूनिट एरिया को करीब करीब इस पॉइंट चार्ज के करीब रखेंगे तो यहाँ पे जो लाइंस पास करेंगी ज्यादा पास करेंगी और अवे फ्रॉम द चार्ज रखेंगे तो कम पास करेंगी। लिहाजा यहाँ पे भी अगर देखें तो ये फासला हमारा यूनिफॉर्म नहीं है दो लाइंस के बीच, तो लिहाजा जो हमारा फील्ड बनेगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। ये तो हमारे पास कुछ थी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, लेकिन आइसोलेटेड आइसोलेटेड मीन कि इसके गिर्द कोई और ऐसा पॉइंट चार्ज नहीं है जो इसे डिस्टर्ब करे। लेकिन स्टूडेंट्स आगे जो हमारे पास दो केसेस आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से आ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, मीन कि अब ये आइसोलेटेड नहीं है, आपके पास दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है। सपोज मैं कहता हूं कि ये थोड़ा एग्जांपल को देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं और ये चार्जेस एक दूसरे के पास कुछ इस तरह के हैं कि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। अब अपोजिट चार्जेस आपको पता है कि हम इसके करीब अगर एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसे रिपेल करेगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उसे अट्रैक्ट करेगा। जब इन दोनों की एक कंबाइंड फोर्स लगेगी तो हमारा जो चार्ज होगा टेस्ट चार्ज वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। अब मैं ऐसा करता हूं इसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से हटा के किसी और पॉइंट पे रखता हूं। अब जब इसे उस पॉइंट पे रखेंगे बेटा तो अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमारा वो रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगा तो हमारा चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। अब बेटा मैं इसी तरह करता हूँ कि इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के करीब मैं हर डायरेक्शन पे मुख्तलिफ टेस्ट चार्जेस रख देता हूँ। अब ये सारे टेस्ट चार्जेस जो होंगे वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब बेटा इन्हीं लाइंस को मैंने आपके सामने ये ड्रा किया हुआ है। अब यानी टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह की बनेंगी। अब बेटा ये भी आप लोग के सामने मैंने टू डायमेंशनल बनाई हुई है, लेकिन ये आपने हमेशा याद रखना है, बार बार कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो 3D में होंगी और 3D में ये कुछ इस तरह का खाका बनाएगी, यानी ये हमारे पास कुछ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस, सबसे पहले देखें तो उनमें हमारे पास ये क्या बन रही थी, एक में आउटवर्ड बन रही थी दूसरे में इनवर्ड बन रही थी। लेकिन यहाँ पे बेटा देखें तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी क्योंकि वो रिपेल करता है और नेगेटिव पे एंड होगी क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। इसकी प्रॉपर्टीज में कि ये जो हमारे पास है स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरी चीज बेटा क्या देखें कि इसमें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही, ये कर्व लाइंस बन रही हैं क्योंकि हमारे पास दोनों की वजह से फोर्स लग रही है, इसलिए इसकी फोर्स ये रिपेल कर रहा है वो उसे अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज होगा टेस्ट चार्ज उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो लाइंस बनेंगी ये कर्व लाइंस बनेगी, तो ये कर्व लाइंस होती है ड्यू टू अपोजिट चार्ज। अब बेटा एक और चीज, जब ये लाइंस ही कर्व है तो फिर हमारा चार्ज भी तो कर्व पाथ में मूव करेगा, सिंपल, तो जो टेस्ट चार्ज होगा मूव्स इन अ कर्व पाथ। अब बेटा एक और चीज कि यहाँ पे भी अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर
यूनिट एरिया को रखेंगे तो उसमें से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेंटर में रखेंगे ना बेटा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करती है, लेकिन जो जो आप ऊपर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कम पास करती है, क्योंकि जो जो ऊपर जाएंगे इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगी, वो इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म तो होता है, लेकिन हमेशा सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और अगर आप एजेस की तरफ यानी दूर जाएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वीक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज मैक्सिमम एट सेंटर, जब आपके पास दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस होंगे। अब बेटा एक और चीज कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्योंकि स्ट्रेट बन रही है लाइन, तो एक सिंगल डायरेक्शन होती है उसकी। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हमारी जो लाइंस है उनकी डायरेक्शन वेरी कर रही है, और ये लाइंस की जो डायरेक्शन होती है बेटा ये दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रही होती है। अब जब इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसको मैं कह सकता हूं कि ड्यू टू टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो रही होगी। लेकिन सवाल ये है कि सर हम फिर कैसे निकालेंगे? तो बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंट के इक्वल होती है। यानी जो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बनेगा उसी टेंजेंट के इक्वल, टेंजेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बनेगी। तो E varies its direction every point, और एट एनी पॉइंट E is tangent to the curve, यानी हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेरी करेगी, और किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस। अब वहां पे तो अपोजिट थे, अब हमारे पास सिमिलर है। अब बेटा सिमिलर पॉइंट चार्जेस में लाइंस किस तरह की बनेगी, जरा एग्जांपल को देखें। सपोज हमारे पास टू सिमिलर चार्जेस है, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस दोनों ही रिपेल करेंगे। मैं सपोज एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज होगा उन दोनों के रिपल्शन की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट टेस्ट चार्जेस रखेंगे तो उनकी डायरेक्शन कुछ ये वाली बनेगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ये बनेगी। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि ये 3D होंगी, और 3D में इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ये वाला होगा। अब यहाँ पे आपने क्या इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखें। सबसे पहले तो ये भी हमारे पास कर्व लाइंस बनेगी। अब जब ये कर्व लाइन है तो जाहिर है हमारा टेस्ट चार्ज भी कर्व पाथ में मूव करेगा। जब टेस्ट चार्ज कर्व पाथ में मूव करेगा तो आप लोगों को भी जाहिर है फिर डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी भी चेंज होगी, और डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी यहाँ पे भी हर पॉइंट पे चेंज होगी, और वो भी टेंजेंट टू द कर्व बनेगी। नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट कि इस केस में सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके सेंटर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। जब आपके पास सेंटर में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो होगी, और इस रीजन को हम कहते हैं जीरो फील्ड स्पॉट या इंटेंसिटी फ्री रीजन, मीन कि यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो ये इन दोनों में बेटा एक डिफरेंस था कि इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन सिमिलर चार्जेस में हमेशा सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। क्लियर? अब इसमें अगर आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन बेटा इन जितने भी केसेस में हमने देखा सब केसेस में हमारा यूनिफॉर्म जो था, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो नॉन यूनिफॉर्म था। उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म। क्या कोई ऐसा केस भी है जिसमें हम ये कह सकें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म बने? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है, वो हम ले लेते हैं टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। बेटा आपके पास ये दो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स है, इनमें आपको पता है कि सपोज एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के सेंटर में एक टेस्ट चार्ज रखता हूं तो पॉजिटिव प्लेट उसे रिपेल करेगी, नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगी, और हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसी तरह आप डिफरेंट पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो हमारा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा।
अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो मेरी प्लेट्स के सेंटर में एक तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उनका जो दरमियानी डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और वहां पे अगर आप अपना यूनिट एरिया रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम पास करेंगे। तो ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स में कुछ इस तरह की बनेगी लाइंस, और इसकी प्रॉपर्टीज में कि ये भी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेंटर में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन एजेस की तरफ जब चलेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये बेटा कुछ केसेस हैं जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिलेटेड है ड्रा करने के लिए। इन सब केसेस को आपने अच्छी तरह याद कर लेना, इसके रिलेटेड अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू स्टाइल क्वेश्चन बनते रहते हैं। लास्ट पे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने सारी प्रॉपर्टीज को हर केस में अलग अलग डिस्कस किया हुआ है कि सिंगल पॉजिटिव यानी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए 2 पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव सिमिलर है, अपोजिट है उनके लिए। लेकिन फिर भी मैंने कुछ अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये शो करती हैं उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बेटा ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन रखती है, क्योंकि अगर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सिंगल नहीं होगी तो फिर उसका मतलब होगा कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो दो डायरेक्शन में मूव करता है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टिकल दो तरफ मूव करे, वो एक ही तरफ मूव करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक पॉइंट के ऊपर हमेशा एक डायरेक्शन रखती है, इसलिए हमारे पास कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन जो है वो हमेशा शो करती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और नेक्स्ट मैंने लिखी हुई है कि जब भी आप चार्ज के करीब देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के करीब होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से दूर होंगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है, बाकी आप इन सब प्रॉपर्टीज में से भी पिक करके लिख सकते हैं। तो बेटा ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिलेटेड टॉपिक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझा दिया जाए। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप अपने टीचर से जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह पहले से ज्यादा कोशिश करके समझाने की कोशिश करूंगा। आगे पे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना की तरह हमेशा की तरह आप लोगों को डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।